हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले, मैंने इससे पहले 10th क्लास के लिए कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, क्योंकि उसके बाद भी 12th वाले बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि सर हमारे 12th क्लास की नहीं आएगी वीडियो। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी वीडियो अब आएगी। आज से आपकी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपके लिए आज से 12th की वीडियो बना रहा हूँ। आपका 12th का जो सिलेबस है काफ़ी लंबा है, आप लोगों ने काफ़ी टाइम से पढ़ भी रखा है। फर्स्ट ईयर से कुछ लोग किसी स्टूडेंट्स में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई डाउट्स रह रहे हैं, यानी कि समस्या बहुत बनती है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस लेंथी है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। मैं आपके लिए एक बोर्ड का ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूँ। ये ब्रह्मास्त्र आपको आपके एग्ज़ाम में सफल बनाएगा। कोई चिंता न करें, आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको इसमें बहुत सहायता करूंगा। जहां तक आप भी मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना, ताकि जैसे जो बच्चे हैं उनके पास कोचिंग वगैरह की कोई सुविधा नहीं है और जिन्होंने कोर्स नहीं भी पढ़ रखा है, तो उनको भी इसकी सुविधा मिल से वो भी इसका लाभ उठा सकें। और जो 11th वाले बच्चे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो इस बात की कोई दिक्कत ना लें कि ये 12th का ब्रह्मास्त्र है। अगले साल आपके लिए भी ये ब्रह्मास्त्र ही रहेगा। और आपकी जो 12th का की जो कोर्स है, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से भी कराऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा इसके लिए, क्योंकि पहले मुझे ये 12th का ब्रह्मास्त्र कराना है। ये जो दरिया है, ये 12th वाले बच्चों को मुझे पार करना है। इससे तो मैं पहले पार करवाऊँगा। हो सकता है मैं बीच में भी आपकी क्लास स्टार्ट करा दूँ, उसकी कोई दिक्कत ना लें। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास स्टार्ट कराऊँगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब आप किसी भी टीचर्स के पास जाते हैं तो बस यही कहता है, भाई अब लास्ट टाइम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए अपने घर पे ही तैयारी कीजिए। या फिर कोई टीचर ऐसा है जो बिल्कुल फ्री है, जो आपको पढ़ा सकता है, उससे संपर्क करिए। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। ना आपको किसी टीचर्स के पास जाना है, ना ही किसी कोचिंग में जाना है, क्योंकि कोचिंग में तो बहुत घूम लिए। अब बस आपको आना है, तो यहाँ पर आना है यूपी बोर्ड के ब्रह्मास्त्र पर। यही ब्रह्मास्त्र है जो कि आपको इस महाभारत में जीत दिलाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कर्ण के लिए था ब्रह्मास्त्र, ये आपके लिए भी ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ये मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ और मेरे साथ चलिए, कोई भी दिक्कत मत लीजिए। आज मैं आपको पहले चैप्टर का बेसिक कराऊंगा, उसके बाद में आगे आपको उसके टॉपिक्स भी कराऊंगा, इसलिए आप कोई भी दिक्कत ना लें। कि आपको जिसने भी कहा है कि आप नालायक हो, नहीं पढ़ सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप कोई भी दिक्कत ना लें। आप कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमें हमसे ज़्यादा और कोई नहीं पहचान सकता। जितनी भी क्वालिटी है, कितनी भी हमारे अंदर क्षमता है, वो हम ही जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और आप उसे अपने अंदर बनाए रखिए और मैं आपको अब इसकी तरफ लेके चलता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी भी पेशेंट की हालत गंभीर होती है तो सभी डॉक्टरों की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में क्या होता है, बैठने के बाद में सभी बोल देते भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट स्टेज आप पहले आ जाते तो मैं कुछ कर देता। वैसे टीचरों का होता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ टाइम पहले आ जाते तो मैं शायद उसमें कुछ कर सकता, आप लोगों को पढ़ाता भी, कुछ नोट्स भी देता, तो उसके साथ आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाती। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उनमें कुछ एक हट के डॉक्टर होता है, वो अपनी जिद पर होता है कि नहीं मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वो डॉक्टर कहता है कि ये अभी मरा नहीं, ये जिंदा है, कि ये अभी मरा नहीं, ये जिंदा है, ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा, ये वो परिंदा है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप वो परिंदे हो कि बोर्ड में चलोगे नहीं, दौड़ोगे। आपकी मंजिल यहाँ पर है, आपकी मंजिल अभी यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो और आपकी मंजिल वहाँ पर है। मैं आपको यहाँ से आपकी उस मंजिल पर ले जाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, अपने इस बेसिक की तरफ। तो देखिए, हमारा पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस जो हमारा चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन क्या है एंड फंक्शन क्या है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे संबंध को, यानी रिलेशंस को। तो जैसा कि हमें पता है रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस में 2 पर्सन या 3 पर्सन होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। भाई बहन का भी हो सकता है, माँ बेटे का भी हो सकता है, पिता पुत्र का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो रिलेशंस क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कोई भी पर्सन है, एक किसी पर्सन का नाम ले रहे हैं कि इसका नाम, किसी का नाम अमन है,
ये पुत्र है और ये किसी के पिता का नाम ले रहे हैं कि ये कोई साहिल है, ठीक है, ये पिता है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये पुत्र है, ये पिता है, तो दोनों के बीच में संबंध क्या है? बाप बेटे का संबंध है। तो इस रिलेशन को हम कैसे दर्शा सकते हैं कि इस रिलेशन को हम RS से दर्शा सकते हैं कि इसका इससे एक संबंध है, ठीक है। तो यहाँ तक की हमारी ये जानकारी होती है। तो रिलेशंस को भी पूरी डीपली आपको बताऊंगा, क्योंकि रिलेशंस के लिए आपको थोड़ा सा 11th क्लास में भी जाना होगा कि 11th क्लास में क्या था, हमारा समुच्चय होता था और समुच्चय का भी एक संबंध होता था। समुच्चय क्या होता है उसके बाद अभी देखिए, ये तो बहुत बड़ी गहराई की बात है कि हमें इसमें बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा कि समुच्चय क्या होता है 11th क्लास में। लेकिन मैं फिर भी आपको उसमें से कुछ कुछ टॉपिक ऊपर से उठा के लेके चलूंगा जिनकी हमें इसमें भी आवश्यकता होगी। डोंट वरी, चलिए मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। इसमें जो फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है, रिलेशन कितने टाइप के? रिलेशन हमारे इसमें 4 प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है। दे आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो इसमें जो संबंध है वो 4 प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं बेटे संबंध? उसमें होता है सबसे पहले हमारा स्वतुल्य, जिसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जिसका खुद के साथ ही एक संबंध होना चाहिए। यानी ए, जैसे कि एक संबंध बनाएंगे उसमें ए है, ए के बराबर है, एक्स वाई के इक्वल है, कोई नंबर खुद का ही अंशकल है, तो वो क्या होता है हमारा इसमें स्वतुल्य संबंध होता है। यानी उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? खुद का हमशक्ल होना। उसके बाद आता है हमारा सम्मित। सम्मित होता है बेटा कि जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका जैसे ए है, ए और बी अगर किसी रिलेशन में है तो उसमें बी और ए भी होना चाहिए, उसका अपोजिट होना चाहिए। यानी एक्स और वाई है तो वाई कोमा एक्स भी उस रिलेशन में होगा। जैसे कोई एक समुच्चय होगा उसमें ये दोनों रिलेशंस मिलते हैं तो वो क्या होगा? हमारा सम्मित संबंध होगा। दोबारा समझना मेरी बात को कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें क्या कर रहा है कि सम्मित संबंध होता है कि ए कोमा बी, अगर ये ऐसा कोई रिलेशन होता है उस समुच्चय में जो कि हमें उसमें दे रखा होगा एग्जाम में, और बी कोमा ए भी उसमें होना चाहिए। अगर ऐसी कोई शर्त उसमें कंप्लीट होती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक सम्मित संबंध है, ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है हमारा संक्रामक। संक्रामक क्या होता है बेटा कि इसमें ए कोमा बी, इसमें थर्ड पर्सन की बात है, इसमें तीन व्यक्तियों की बात होती है कि ए कोमा बी अगर उससे संबंध रखता है और बी कोमा सी से रखता है, यानी ए कोमा बी कोमा सी अगर उसमें संबंध रखते हैं तो उसमें ए कोमा सी का भी संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी वो संक्रामक होगा, अन्यथा की स्थिति में वो संक्रामक नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान से समझना। एक बार मैं फिर से बताता हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है सभी को बोरिंग लगता है, लेकिन सबसे अच्छा चैप्टर यही है। इस बात को समझना, अगर आप इसे समझ गए तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं क्योंकि अधिकांश टीचर क्या करते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में कराएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस निकल जाता है फिर भी इसका नंबर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन कोई चिंता मत करिए, मैं आपको सबसे पहले इसी चैप्टर का बेसिक कराता हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा, मैं सारे क्वेश्चन नहीं लूंगा इसमें क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है, कुछ ही समय हमारे पास, इसलिए मैं सम क्वेश्चंस इसमें से लूंगा और उसके बाद में आपका अगला चैप्टर लूंगा, ठीक है। तो देखिए दोबारा समझिए कि ए कोमा बी का संबंध अगर उस समुच्चय में है और बी कोमा सी का भी है, यानी ये इसका ये सिस्टम होता है, ये जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है। यानी ए कोमा बी है तो लास्ट में क्या करा? फर्स्ट एंड लास्ट लेता है, फर्स्ट एंड लास्ट ए कोमा सी। अगर ऐसा भी संबंध उसमें है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, नॉट फॉर ऑल, इसे बोलते हैं नॉट फॉर ऑल, प्रत्येक सभी के लिए। यानी जो एक समुच्चय है उसमें सभी के लिए ऐसा संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हमारा क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। उसके बाद बेटा चौथा टॉपिक है हमारा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध होता है बेटा हमारा अगर ये चारों के चारों, ये तीनों के तीनों इसमें हैं, यानी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो तुल्यता संबंध भी उसमें होगा। तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों ही कंडीशन पार होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो इसमें नहीं है तो ये क्या होगा? हमारा ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। उस स्थिति में ये हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। हमें तुल्यता दिखाने के लिए तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तीनों ही हमें शर्त इसकी पार करनी पड़ेंगी, तो ही हम इसे बता सकते हैं कि तुल्यता संबंध है।
देखिए बेटे, आपने कोचिंग के बहुत चक्कर काटे हैं, ये तो हम भी जानते हैं। आप कोचिंग किस लिए पढ़ने जाते हैं और क्या करने जाते हैं आप वहां पर, कितनी कोचिंग पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे पास भी आते हैं, मैं भी उसकी उनकी कमेंट को देखता हूँ और समझ सकता हूँ कि आप भी कितना पढ़ते हैं। ठीक है, आपने बाबू के बर्थडे बहुत गोलियां चलवा ली हैं, वरना इसमें बर्थडे में इस पर अपनी पेन चलवा लो, वरना आपके पापा की भी चप्पल आप पर चलेंगे एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसलिए यहाँ पर बाबू को छोड़ के इस बोर्ड के एग्जाम पर ध्यान दो, क्योंकि 2-2.5 महीने बचे हैं। समझे ना मेरी बात? अगर इस पर ध्यान दोगे तो आगे आपका करियर है। अन्यथा की स्थिति में ध्यान रखना, आपकी पीठ पर पिट्ठू होगा और आप किसी भी कोल्ड में जाके पालेदारी करोगे, उसमें बोरिया ला दोगे। यही आपका फ्यूचर है। अगर यहाँ से तुम पार हो गए तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, अन्यथा लौट के आ जाना, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इस बात को मैं भी कह रहा हूं तुमसे, अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आगे चमकेगा। डोंट वरी, टेंशन मान लो, मैं आपको ये भी करा रहा हूँ। इसके बाद आपकी 12th कंप्लीट होने के बाद मैं कंपटीशन क्लास भी लेके आऊंगा आपके इसी ही यूट्यूब चैनल पर। ये आपका चैनल है, ये मेरा नहीं है, आप ही का चैनल है। आप इसे आगे पहुंचाओ, आगे से आप ही बढ़ाओगे, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा काम है इसे पढ़ाना, आपका काम है इसी को बढ़ाना। ठीक है, ये आप ही को बढ़ाना है, मुझे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना, और आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को आगे तक पहुंचाना। इसलिए इसमें लाइक शेयर में कोई भी कंजूसी न करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे, और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सकें। तो बेटे देखिए, अब आप यहाँ तक इतना तो इससे समझ ही चुके होंगे कि इसमें जो हमारा संबंध है उसके बारे में कितने प्रकार के संबंध है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो देखिए, आपके समझ में ये तो आ गया हुआ, लेकिन अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि सब में A, कैसे, B, कैसे, C, कैसे। और इसका संबंध, इसके टाइप्स को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना कि हम इसमें एक एक करके, पहले मैं आपको बताता हूँ समुच्चय क्या है, थोड़ा सा समुच्चय पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित युग्म और क्रमित कार्तीय गुणन, क्योंकि जब तक मैं कार्तीय गुणन वगैरह नहीं आएगा तब तक हम इसमें उसे कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर मैं कोई समुच्चय दे रखा होता है तो सबसे पहले हम उसके कार्तीय गुणन बनाएंगे, कार्तीय गुणन से क्रमित युग्म बनेंगे, तभी हम उसका क्या करेंगे, उसमें से इसे पता करेंगे कि कौन कौन से संबंध उसमें है, कौन कौन से नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं करता हूँ, इसमें इसे साफ करूंगा। साफ करने के लिए और तो मेरे पास आज तो डस्टर है नहीं है, थोड़ा सा मैं इस कागज को ले रहा हूँ, इससे काम चला लेता हूँ आज में। ठीक है, ये तो बोलना नहीं कि सर आज आप डस्टर तो लेके नहीं आए, उस दिन तो था, वो थोड़ा कोचिंग पर ही रह गया है। आज मैंने सिस्टम अपने घर पे स्टार्ट किया है, तो आज मैं आपको कागज से साफ करके काम चलाऊंगा। अगर बेटा किसी को कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसे हमें आप दोबारा बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके लिए वो भी फैसिलिटी लेके आऊं। और एक कमेंट करके ये भी बताना कि आपको कैसा लग रहा है मुझे पढ़ाने पर, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है तो कमेंट करके वो भी मुझे बताएं कि मेरे पढ़ाना किस किस को गलत लग रहा है। और जिस किसी को भी अच्छा लग रहा हो तो अच्छे के लिए भी मेरे पास कमेंट करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने से कुछ स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, तो मैं आगे भी और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आप आइए थोड़ा समझते हैं कि समुच्चय क्या चीज है। सबसे पहले तो समुच्चय होता है बेटा एक यूनियन होता है, एक समूह होता है। समूह यानी कि आपकी एक क्लास है, उसमें सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाए तो वो क्या हो गया, आपकी 12th क्लास का एक सेट्स हो गया, एक समुच्चय बन गया है वो, उसमें सभी विद्यार्थियों को कलेक्ट किया गया है। तो इसमें समुच्चय में से अगर आपका नाम लिया जाए कि बताइए इसका इस क्लास से कुछ संबंध है, तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। उसे भी छोड़िए, आपके गांव में कभी कभी वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, जनगणना। तो आपकी जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके आधार कार्ड भी लिए जाते हैं, और आपकी फैमिली मेंबर्स के एक मुखिया भी होते हैं। तो मुखिया जो होते हैं आपके मेन हो गए, आपका उससे रिलेशन है या नहीं है, ये हम कैसे शो कराएंगे। ठीक है, तो जैसे मानिए आपके घर के मुखिया ए हैं, ठीक है, और आपके सभी मेंबर्स, उनके नाम है ए, बी, सी, डी और ई, ये आपके मेंबर्स हैं आपके फैमिली के। तो इनमें एक का इनसे संबंध है या नहीं है, उसे हम कैसे शो कराते हैं। इसमें देखिए, हमेशा समुच्चय को कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना और ध्यान से सुनना कि हमेशा समुच्चय को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से उसे प्रदर्शित
किया जाता है और उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं यानी अवयव होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो मैं फिर से आपसे कहता हूं कि उसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि हमें ये कोई डाउट है। इन्हें हमेशा कॉमा लगाकर लिखते हैं। तो देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये आपके घर के सदस्य हैं, ये आपके अवयव हैं, ये सारे क्या है, एक घर के परिवार है या फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इनका इस फैमिली से संबंध है, इस मेंबर से या नहीं है। तो उसे हम कैसे दिखाते हैं कि A बिलोंग्स टू A। ठीक है, हमेशा अवयव आते हैं हमारे लेफ्ट साइड में, सदस्य आता है हमारा राइट साइड में। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका इससे संबंध है तो हम बिलोंग्स टू लगाएंगे, अगर इसका इससे संबंध नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। यानी जैसे देखिए, मैं इसमें बोलूं कि के का इस फैमिली से संबंध है तो नॉट बिलोंग टू, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ठीक है, हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि समुच्चय क्या होता है, उसके सदस्य क्या होते हैं, उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। इससे थोड़ा सा आगे चलते बेटा, हमारा कार्तीय गुणन और क्रमित युग्म, ऑर्डर्स ऑफ पेयर्स। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कार्तीय गुणन, यानी ए के कुछ अवयव लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे माना A इक्वल्स टू हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 डेट लिए और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है बेटा, उसी समुच्चय का उसी के साथ क्रॉस, इसे बोलते हैं A क्रॉस A। A क्रॉस A हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जब किसी का क्रॉस निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ इसमें कि ये A हो गया तो ये भी A हो गया। इसमें A और B भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो 11th क्लास में कार्तीय गुणन के लिए था। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशंस पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेशन होती है। इसमें ध्यान दीजिए कि ये A है और ये भी A है, इन दोनों के बीच में क्रॉस निकालेंगे। इसके मेंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। तो इसका क्या होता है, इसके प्रत्येक अवयव का इसके साथ संबंध बन सकता है। ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके भी साथ हो सकता है, इसके भी हो सकता है, इसके भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है, 2 का 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है और 5 के साथ भी हो सकता है। ऐसे सबका होगा नंबर से इसमें। तो उसी प्रकार क्या करते हैं बेटा, हम इसमें इसका क्या करेंगे, रिलेशंस बनाएंगे, यानी इसके संबंध बना के देते हैं। तो उन्हें कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक का एक के साथ होगा, इसे बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है, एक निश्चित क्रम में x, y जो निर्देशांक होते हैं उन्हें एक निश्चित क्रम में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। तो क्रमित युग्म क्या होगा बेटा, इनको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक क्रमित, यानी एक क्रम से लगाएंगे। एक का एक के साथ भी संबंध होगा, एक का 2 के साथ भी होगा। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं क्योंकि मेरे पास कोई वैसा कैमरा नहीं है, तो जूम करके इसमें अच्छा आएगा। थोड़ा मैं इसे बड़ा लिख के दिखाता हूँ आपको कि एक का एक के साथ भी होगा, एक का 2 के साथ भी होगा, एक का 3 के साथ भी होगा, एक का जो संबंध 4 के साथ भी होगा। सॉरी, गलत लिख गया, इसे मैं यहां से साफ कर रहा हूं। आपने देख भी लिया होगा, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं 2 सेकंड का आपको टाइम भी दे रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसे साफ करके। तो एक का किसके साथ होगा, एक का 5 के साथ भी होगा। उसके बाद 2 का हमारा 1 के साथ भी होगा, 2 का हमारा 3 के साथ भी होगा और 2 का हमारा 4 के साथ भी होगा, 2 का हमारा 5 के साथ भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लेंगे इसमें 3 का 1 के साथ भी होगा, 3 का हमारा 2 के साथ भी होगा, 3 का हमारा 3 के साथ भी होगा और 3 का हमारा 4 के साथ भी होगा, 3 का हमारा 5 के साथ भी होगा। ऐसे ही आगे भी बढ़ते जाएंगे, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, ऐसे ही हम ऐसे आगे लेते जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसमें ध्यान देंगे कि बेटा ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका एक समुच्चय का कार्तीय गुणन निकाल लिया। अब इसमें हमसे कहता है कि आप बताइए कि इसमें यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है और तुल्यता संबंध है या नहीं है। बस सब हमें उसी की आइडेंटिटी इसमें करनी है। एक क्रॉस से निकालना हम सीख गए। अगर कोई को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। तो
तो देखिए अब हम इसमें आपको बताते हैं कि चलो एक बार फिर से आपको इसका वो बता दे रहा हूँ कि मैंने क्रॉस कैसे निकाला है आपको, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। पहले तो हम एक का खुद के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे कि मैंने इसमें क्रॉस में बताया था ना कि एक का एक के साथ संबंध बनता है, फिर एक का दो के साथ बनेगा, एक का तीन के साथ बनेगा, एक का चार के साथ बनेगा, एक का पांच के साथ बनेगा। ठीक है, बारी बारी से सबका सबके साथ संबंध बनता है इसमें। फिर इसका दो का एक के साथ बनेगा, दो का दो के साथ बनेगा, दो का तीन के साथ बनेगा, दो का चार के साथ बनेगा, दो का पांच के साथ बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से तीन का भी बनेगा। ऐसी बारी बारी से इसका संबंध बन जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटे, इसमें आप आइडेंटिटी करेंगे कि इसकी स्वतुल्य की, सममित की और संक्रामक की। अगर तीनों ही कंडीशन पार होती हैं तो फिर वो हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इसमें स्वतुल्य। स्वतुल्य तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए बेटा इसमें, वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A, बिलोंग्स टू R। ठीक है, एक रिलेशन लेते हैं, अगर उसका संबंध इसमें है तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। यानी 1, का मतलब क्या है कि 1, यानी समसकल है। 2, भी होगा इसमें शायद कहीं पे। 1, है, 2 का संबंध हमने बनाया, सॉरी हम इसमें लिखना भूले, यहाँ पे ले रहे हैं 2, 2 गया यहाँ पे, 2, भी है, 3, में 4, 4 होगा, 5, भी होगा। इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि 1, बिलोंग्स टू R। 1 और 1 का संबंध क्या है, इस रिलेशन में है, इसलिए नॉट फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A। तो जो 1 है उसका संबंध A में भी है, यानी 1 जो अवयव है इस फैमिली का सदस्य है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। इसमें लिख देंगे अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक। ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा, सेकंड टॉपिक पे आते हैं। इसमें सेकंड टॉपिक बेटा हमारा इसमें सममित। सममित के लिए क्या होना चाहिए कि यदि A, B belongs to R and B, A belongs to R, यानी A और B दोनों का संबंध R से है, तो B और A का भी संबंध इसमें R से होना ही चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसमें A, B है, B, A, यानी कि देखिए इसमें A की जगह पे 1 है, B की जगह पर 2 है। A की जगह पर 1 है, B की जगह पर 2 है, तो यानी 1, 2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, 1, 2 रिलेशनशिप में किसमें, R से है। 1 और 2 का संबंध हमारा R से है, एंड 2, 1 भी है इसमें, यानी इसका अपोजिट क्या हुआ, 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, 2, 1 बिलोंग्स टू R, यानी 1, 2 है और 2, 1 है, यानी दोनों ही इसमें मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा सममित होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम नॉट फॉर ऑल 1, 2 रिलेशन A, यानी 1 और 2 का संबंध इस समुच्चय में है, 1 और 2 भी समुच्चय में हमारे उपस्थित हैं, तो ये हमारा क्या है, सममित संबंध है। अब अगले टॉपिक पर चलते बेटा, हमारा क्या था, संक्रामक। संक्रामक टॉपिक में हमारा क्या था बेटा इसमें कि A, B बिलोंग्स टू R। A, B बिलोंग्स टू R है, एंड B, C। A, B है, उसके बाद B, C है, यानी यहाँ पर 2 सदस्य थे, यहाँ पे तीसरा सदस्य और आ गया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसके बाद A का संबंध C से होना चाहिए, A का संबंध C से होना चाहिए, बिलोंग्स टू R। अगर ऐसी कंडीशन से सेटिस्फाइड होती है तो हम कह सकते हैं कि संबंध क्या है, हमारा संक्रामक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A, यानी 1, ठीक है, ये सब कंडीशन याद होगी। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा हमें शायद नीचे न दिखाई दे, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक संबंध और है, तुल्यता, वो भी तुम्हें दिखाना है। अगर एक ही दिखाना हो तो वहीं पे दिखा के उसे खत्म कर देते। चलिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसमें।
थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं इसमें संक्रामक के लिए, कि हमने देखा इसमें बेटे कि 1,2 लेते हैं इसमें। चलो 1, हमने यहाँ पे 2 लिया, उसने बिलोंग किया आज से 1,2 हमारा इसमें है। उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 के बाद सी कोई सा भी वर्ड लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि मैं यहाँ वही लीजिए, आपकी इच्छा वो ले लीजिए इसमें से। मैंने इसमें 1,2 लिया, उसके बाद ले लिया इसमें 2,3, ठीक है। एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब यहाँ पर बात समझना बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा कि यहाँ पे A, B, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूं, B, C, और यहाँ पे क्या होगा C, A, ध्यान देना A, C, ठीक है। A, C, A का नंबर कितना है 1 और C का नंबर कितना है तो 3, बिलोंग्स टू आर। देखो क्या इस रिलेशन में ऐसा है, कहीं पे 1,3 है, हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पर 1,3 है। तो 1,3 है तो यानी कि ये भी रिलेशन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, नॉट फॉर ऑल 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये भी संबंध हमारा इसमें है। तो यह तीनों कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाइड हो गई, तीनों कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध है वो कैसा संबंध है, ये संबंध स्टूडेंट्स हमारा क्या है, तुल्यता संबंध भी है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अतः संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो यह संबंध तुल्यता भी होगा, ठीक है। यानी कि अब ये तीनों कंडीशन पार हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि ये संबंध जो है तुल्यता संबंध भी होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत होती भी है तो बेटा वो कमेंट करके मुझे बताए, मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि फालतू की कोई कमेंट करे, कि दिक्कत ना हो तब भी कोई कमेंट करे, लेकिन कमेंट हो तो दिक्कत पे ही करना है बेटा। एक कमेंट जरूर करनी है आपको कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, और नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। तो ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे यहाँ तक की जो संबंध वाला टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है इसमें फलन। अच्छा, इसमें एक काम कर लेते हैं कि पहले संबंध के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लें, उसके बाद फलन पढ़ेंगे। पहले संबंध के कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कि आपके जो नोटबुक है उसका मैं क्वेश्चंस लेता हूं कि आज थोड़ा सा मेरे पास क्वेश्चन बुक नहीं, क्वेश्चन बैंक जो है आपकी वो नहीं है, और शायद नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, हाँ आ जाएगी शायद, तभी मैं उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज मैं, चलो ठीक है, क्वेश्चन जरूर करेंगे आज। पहले पूरा बेसिक ही पढ़ते हैं इसमें। पहले इसमें अब लेते हैं हम फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होता है बेटा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। तो पहले तो इसे हम साफ ही करते हैं। रिलेशन कंप्लीट होने के बाद अब पढ़ेंगे इसमें फलन। तो इसमें आता है बेटा वो हमारा इसमें फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होता है उससे पढ़ेंगे हम इसमें, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया इसमें बोलते बोलते भी, पानी भी नहीं पिया मैंने, और आपके लिए लगातार ही मैं बोल रहा हूं। चलो ठीक है, अब तो मैं रेस्ट जब भी करना है तब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। एवरीडे आपकी क्लास लूंगा मैं, एवरीडे आपके लिए लेक्चर अपलोड करूंगा, कोई भी दिक्कत ना लें। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी करिए, क्योंकि बेटा आपका बोर्ड एग्जाम है, मेरा तो एग्जाम है नहीं है। मेरा तो एग्जाम बस यही है कि अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप भी बताओगे कि हाँ उन सरों ने हमारे लिए कुछ मेहनत की थी और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर किसी को और भी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आता है, जैसे कि इंग्लिश है
अगर इसमें किसी को डाउट आता है या फिर और किसी भी सब्जेक्ट में आता है तो कमेंट करके बताएं। मैं अपने साथ के जो टीचर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने कुछ हेल्प आपके लिए कर सकें। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं इसमें अब फंक्शन की तरफ, फलन। तो फलन क्या होता है बेटा हमारा? डेरिवेशंस ऑफ फलन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फंक्शंस। तो फलन क्या होता है बेटा? इसमें दो समुच्चय होते हैं। इसमें एक ए समुच्चय होता है, एक बी समुच्चय होता है। तो चलो मैं इसमें यहाँ पे परिभाषा लिखता हूं, मैं फलन की परिभाषा। इसमें 11th क्लास वाले जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो भी अपने नोट्स बनाते चलें ताकि उन्हें आगे भी कोई दिक्कत ना हो सकता है कि जब मैं आपकी क्लास कराऊं तो उसमें ये बेसिक ना करा पाऊं, क्योंकि मैं अभी इसे करा रहा हूं, आप यहाँ पे उसे देख सकते हो। वैसे मैं आपका कंप्यूटर यहाँ पे करा ही रहा हूँ, तो उसमें मैं टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? ना अपना करूंगा ना आपका करूंगा, मैं सीधे सीधे आपकी क्लास लूंगा और उसे ही पढ़ाऊंगा। तो आप देखिए इसमें फलन की परिभाषा यानी डेफिनेशंस ऑफ फंक्शन। फलन की परिभाषा क्या होती है बेटा? देखिए थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग खराब है, फिर भी आप समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी की मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मेरी वॉइस को सुने। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, और मेरी इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी बेसिक की, इसे एक बार नहीं 4 बार देखें कम से कम, तभी आपके समझ में आएगा। और चल ना आए तब वो मुझे कमेंट करना। देखिए समझिए इसमें जो उसकी परिभाषा होती है होता है कि समुच्चय या फिर फलन, समुच्चय, वही मैं बोल रहा हूं, मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध फलन कहलाता है। ठीक है बेटा, एक के समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध फलन कहलाता है। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम में प्रतिचित्रण से बताता हूं कि इसमें मानिए हमारे पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ये ए है, ये बी है। अगर ए का बी से फलन करना है, फंक्शन ऑफ ए टू बी, ए का बी से करना है तो इस तरह से होगा हमारा। अगर बी का हमें ए से करना है, बी का अगर हमें ए से करना है तो हमारा वो इस तरह से होगा। ठीक है, अगर बी का हमें ए से करना है फंक्शन तो हमारा वो इस तरह से होगा, यानी कि ए का इससे हो रहा है, बी का इससे हो रहा है। तो इसमें कुछ अवयव होंगे। इसमें मान लीजिए हमारे पास है ए बी सी और डी। ए बी सी डी है तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें फलन के प्रकार भी होते हैं। फलन कितने प्रकार के होते हैं उन्हें भी अभी हम पहचानेंगे। उससे पहले इंपोर्टेंट्स बोल लेते हैं इसमें नॉलेज। इंपोर्टेंट नॉलेज क्या है इसमें कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर ए के प्रत्येक अवयव का बी के साथ संबंध होता है तो ही वो फलन होगा। अगर ए में अगर एक ही अवयव ऐसा बचता है कि जिसका बी के साथ कोई संबंध नहीं है तो वो फलन नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में फिट करके रखें कि अगर इसमें मैं बनाता हूं कि ए का इसके साथ संबंध है, ए का इसके साथ संबंध है, बी का भी इसके साथ है, इसका भी इसके साथ है, सी का भी है, इसके साथ भी है, लेकिन डी का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ए में एक ऐसा अवयव भी बच रहा है जिसका किसी के साथ संबंध नहीं है, तो वो क्या होगा? इसमें इसका इसके साथ कोई भी उसका संबंध नहीं है तो ये फलन ही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। ऐसा कोई सवाल आता है तो वो क्वेश्चन से क्या होगा बेटा? गलत होगा। वो क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, उसमें लिख देना है अतः यह क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसके प्रांत का सह प्रांत में कोई संबंध है नहीं है। इसका एक अवयव ऐसा बच रहा है जिसका इसमें कोई संबंध नहीं है। अगर इसके सभी अवयवों के इसके संबंध है, यानी ठीक है, इसमें थोड़ा सा और बताता हूं मैं, इसका इसके साथ संबंध होता है, इसमें 5 और आ जाता है तो ये संबंध होगा। ठीक है, ये फलन होगा क्योंकि इसमें अगर कोई अवयव बचता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन अगर इसका कोई अवयव बचता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो हमारा फलन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि अगर ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध है, ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध है, तो वो फलन होगा, अन्यथा की स्थिति में फलन नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात सब समझ रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं कि हम फलनों के प्रकार समझेंगे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें पहचान कैसे करेंगे उनकी हम। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे शायद फलनों के प्रकार। मिटा ही देता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाएगा। फलनों के प्रकार। फलन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः जैसे ज्यादातर हमारे इसमें 2 या 3 प्रकार के यूज हो रहे हैं, लेकिन हम पूरा टाइप लेके चलते हैं। फलन 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो फलन है हमारा वो कौन सा? हमारा एकैकी, इसे बोलते हैं 1-1, एकैकी फलन। दूसरा होता है बेटा हमारा बहु एकैकी, बहु एकैकी, इसे बोलते हैं मैनी 1-1, मैनी 1। तीसरा होता है हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। आच्छादी बोलते हैं या फिर आच्छादक, आच्छादक, आच्छादक फलन। तीसरा होता है बेटा हमारा, चौथा सॉरी, अंतक्षेपी, 6 से 6 है अंतक्षेपी फलन। चौथा जो है हमारा 5वां, वो होता है, वह जो फलन है हमारा 5वां, वो हमारा एकैकी आच्छादी, एकैकी आच्छादी। ठीक है, एकैकी आच्छादी या एकैकी, इसे आच्छादक कह सकते हैं या फिर आच्छादी भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे चाहे आप एकैकी कह लीजिए, सॉरी, इसे चाहे आच्छादक कह लीजिए या फिर आच्छादी कह दीजिए। लास्ट में जो फलन है हमारा एकैकी आच्छादी है। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्या हो गए? 5 प्रकार के फलन हो गए। अब इन्हें हम डिस्कस करेंगे कि ये फलन कैसे कैसे होते हैं, किसकी क्या डेफिनेशन है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि एग्जाम में अगर हमें करना है तो हमें कैसे करना है। थोड़ा सा देखिए, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था संबंध का, उस टाइप का क्वेश्चन कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा अलग टाइप से देता है। वो टाइप भी मैं आपको भी बताऊंगा, या तो इसी वीडियो में बता दूंगा, या अगर हो सकता है ये लेंथी हो गई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसे पहले हम फंक्शन पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो बेटा, फंक्शन क्या होता है, इसमें फंक्शंस के टाइप तो हमें पता चल गया। इसके बाद इनकी डेफिनेशंस लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे एक एक करके। मैं 5 को आपको बताने वाला हूं, 5 पर ध्यान देना आप कि 5 डेफिनेशंस क्या है हमारी। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एकैकी फलन। जो एकैकी फलन है हमारा वो क्या है? एकैकी फलन की डेफिनेशंस है वो है हमारी f such that a tends to a। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे a such that a tends to a एक एकैकी फलन होगा यदि a के प्रत्येक अवयव का
थोड़ा सा इसमें ए हो जाएगा दो बार, इसलिए इसे ऐसे में लिख के सकते हैं ए के प्रांत का सह प्रांत, ए के प्रांत का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब हो। ठीक है, अगर ए के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, ए के यानी जो पहला प्रांत और सह प्रांत, थोड़ा सा मेरी मिस्टेक रही है कि मैंने आपको प्रांत और सह प्रांत के बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं दी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है, उसकी बात ही मैं से कराऊंगा। कि जैसे कि देखिए मैंने कुछ कृत युग लिखे इसमें 1,2, 2,3, 4,5, 7,8। तो इसमें प्रांत क्या है और सह प्रांत क्या है। इसमें प्रांत क्या है बेटा, सह प्रांत कैसे हम समझेंगे। तो इसमें जो पहले जो अवयव है वो सभी प्रांत हैं और जो लास्ट के जो अवयव है वो हमारे सह प्रांत हैं। ठीक है, यानी जैसे कि देखिए 1, 2, 4, 7 ये तो हो गए हमारे प्रांत। और इसके बाद समझते हैं कि जैसे कि 2, 3, 5 और 8 ये हो गए हमारे सह प्रांत। ये प्रांत हो गए हमारे और ये हमारे सह प्रांत हो गए। इसके बाद हम चलते प्रांत और सह प्रांत के बाद। अब आपको ये समझ आ चुका होगा, मैं आपको एकैकी के बारे में बताता हूं कि एकैकी क्या है। प्रांत और सह प्रांत के बाद चलते हैं। तो देखो जैसे समझिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फलन ए से ए है, उसमें दिखा रहा ना कि f such that a tends to a। तो a से a में एक फलन दिखाना में, तो इसमें अगर देते हैं हमारे पास है 1, 2, 3, 4, यहाँ पर a b c और d। ठीक है, a b c और d, यानी एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ, 4 का d के साथ। ये जरूरी है सीधा सीधा भी हो, ऊपर नीचे भी हो, लेकिन एक का एक के साथ ही होना चाहिए। अगर एक का एक के साथ होता है तो वो एकैकी कहलाता है। इसके नाम से पता चल रहा है एकैकी। एकैकी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक एक का एक के साथ ही संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो वो एकैकी होता है। अगर 2 के साथ हो जाता है तो बहु एकैकी हो जाता है। अभी हम बहु एकैकी डेफिनेशंस भी लिखेंगे और उसके एग्जांपल को भी समझेंगे फिर। ठीक है, ये यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि एकैकी का मतलब है क्या। एकैकी होता है कि प्रांत के, ये क्या बेटा, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं मैं, ये हमारा प्रांत, ये क्या हमारा सह प्रांत है, सह प्रांत। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का और सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के साथ अलग अलग प्रतिबिंब क्या कहलाता है, हमारा एकैकी फलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक एकैकी फलन की फलन जो है वो हमारा क्लियर होता है। इसके बाद में बहु एकैकी। ठीक है, बहु एकैकी में परिभाषा बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, उसे मैं 2 बार रिपीट करूंगा क्योंकि मैं बार बार बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें। आप समझिएगा बहु एकैकी, और मैं यहीं पे एग्जांपल दूंगा। इसका हेडिंग है हमारी बहु एकैकी। बहु एकैकी क्या होता है बेटा, लिख लीजिए। चलो मैं बोल रहा हूं, f such that a tends to a, f such that a tends to a एक बहु एकैकी फलन होगा, एक बहु एकैकी फलन होगा यदि a के एक या एक से अधिक अवयव का, यदि प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का सह प्रांत के एक अवयव के साथ संबंध या प्रतिबिंब होता है। ठीक है, दोबारा कि यदि प्रांत के एक या एक से अधिक, एक या एक, 2 या 2 से अधिक कर लें। ठीक है, एक का जो एक के साथ हो ही रहा है, वैसे मैंने अधिक भी बोल दिया है। 2 या 2 से अधिक अवयव का सह प्रांत के एक अवयव के साथ कुछ संबंध होता है, प्रतिबिंब होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बहु एकैकी फलन कहलाता है। बहु एकैकी फलन कहलाता है। इसे समझते हैं। देखिए कि जैसे कि 1 और 2 का एक के साथ संबंध। ठीक है, इसमें भी छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका नहीं छूटना चाहिए। इसके 2 अवयव का इसके एक अवयव के साथ संबंध होता है तो वो बहु एकैकी कहलाता है। दोबारा समझना, इसके 1 और 2 का एक के साथ संबंध है, यानी इसके 2 या 2 से अधिक अवयव का सह प्रांत के एक अवयव के साथ संबंध क्या कहलाता है, हमारा बहु एकैकी कहलाता है। ठीक है,
अगर इसमें कोई अवयव छूटता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसका अवयव छूटता है तो बहुत बड़ी बात हो गई। इस बात को ध्यान रखना कि अगर इसमें कोई अवयव छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें छूट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो फलन ही नहीं होगा। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है बहुएके की। इसके बाद आता है बेटा हमारा आच्छादक। आच्छादक क्या होता है उसे समझाएंगे हम। आच्छादक के लिए होना चाहिए हमारा, ठीक, इसे मैं दोबारा मिटा के दोबारा लिखूंगा। आच्छादक, ये दो हमारे फलन है, ठीक है, ए से बी या ए से ए। ए से ए चल रहा है ना हमारा, ए से ए लेते हैं यहाँ पे। ये हमने ए से ए ले रखा है यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे। वही सिस्टम आ रहा है 1 2 3 4 5, और इसमें भी होना चाहिए 1 2 3 नहीं, ए बी सी, ए बी सी डी और ई। इसका सिस्टम क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे, तो मैं इसमें बता रहा हूं आपको समझना कि f such that a tends to a, f such that a tends to a एक आच्छादक फलन होगा यदि प्रांत, ठीक है, यदि प्रांत में, ध्यान देना, यदि प्रांत में सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब हो। यदि प्रांत में सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब हो, यानी ए के प्रत्येक, यानी जो उसमें सह प्रांत है उसके प्रांत का इसमें पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी इसमें इसका अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब होगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा आच्छादक कहलाएगा। इसमें एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, इसका एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए जिसका इसके साथ संबंध न हो। जैसे कि आप देखना, इसका इसमें पूर्व प्रतिबिंब की बात कर रहा है वो, इसके इसमें पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व मतलब पहले ही कोई ना कोई प्रतिबिंब उसमें होना चाहिए, तभी ये आच्छादक फलन होगा। यानी इसमें कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि प्रांत बराबर परिसर, प्रांत बराबर परिसर, समझ में आ रहा है ना। प्रांत बराबर परिसर, परिसर का मतलब होता है, यानी ये तो सह प्रांत होता है, ये पूरे अवयव सह प्रांत, तो इसमें मैं ई के बाद एफ और लिख दूं तो परिसर क्या होगा, ए बी सी डी ई, ये परिसर होंगे। और ये प्रांत तो इसमें से पूरे अवयव होते हैं, लेकिन सह प्रांत क्या होता है, ये सारे के सारे अवयव ए बी सी डी ई एफ तक, यानी कि जो हमारा सह प्रांत होगा दूसरे वाला जो समुच्चय है उसके सारे अवयव कहलाते हैं हमारे सह प्रांत। लेकिन परिसर क्या होता है, वही अवयव होते हैं जिनका प्रांत के साथ संबंध होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे परिसर होते हैं, ये हमारे प्रांत, इसमें कह सकते हैं प्रांत बराबर होगा हमारा परिसर के, तो वो कहलाता है हमारा आच्छादक, ठीक है। ये आच्छादक हो गया। इसके बाद आते हैं बेटा अंतक्षेपी। अब अंतक्षेपी क्या होता है, अंतक्षेपी होता है कि अगर ए में कोई भी एक अवयव, अगर इसमें कोई भी एक अवयव छूटता है तो वो क्या होगा हमारा अंतक्षेपी होगा। इसमें कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, अन्यथा किससे वो आच्छादक नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी एक अवयव छूटता है तो वो क्या होगा हमारा अंतक्षेपी होगा, ठीक है। समझना एक बार, अंतक्षेपी फलन, अंतक्षेपी फलन क्या होता है समझेंगे। जैसे देखिए इसमें मैंने एफ लिख रखा है, तो एफ क्या चीज है इसे हम देखते हैं कि अंतक्षेपी के लिए हमारा क्या टॉपिक होना चाहिए। अंतक्षेपी के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है कि जैसे कि इसमें इस मिटाने वाली की साइड रखते हैं कि इसका अगर कोई भी एक अवयव छूटता है, अगर इसमें कोई भी एक ऐसा अवयव छूट जाता है, यानी सिंपल सी बात रखिए, याद रखिए कि जो फलन आच्छादक नहीं है वो अंतक्षेपी होगा। उसका पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बनता है, उसमें कोई भी एक अवयव छूटता है तो वो क्या होगा हमारा अंतक्षेपी फलन होगा, यानी कि वो आच्छादक न होके वो अंतक्षेपी फलन होगा। इसके बाद आता है बेटा हमारा एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक, देखिए डेफिनेशन तो आपकी यही से समझ में आ रही होगी, अगर नहीं भी आती तो कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप वहां से लिख लेना। एकैकी आच्छादक या आच्छादी भी कह सकते हैं इसे। एकैकी आच्छादक से नाम से ही समझ रहे होंगे आप, यानी वो एकैकी भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। पहली बात यानी एक प्रांत के सह प्रांत के साथ अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद आच्छादक क्या होना चाहिए कि सह प्रांत का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है।
छह प्रांत का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है हमारा आच्छादक। जब ये दोनों ही कंडीशन पार होंगी तो वो क्या कहलाएगा हमारा एकैकी आच्छादक कहलाएगा, एकैकी आच्छादक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताना। और आगे क्या जो इसमें जो बेसिक है हमारा, इसमें हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, संबंध एवं फलन। अब आगे हमारा रह गया इसमें व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया एंड कुछ टॉपिक्स और हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो मुझे बताए। लेकिन भाई एक चीज बताना आपको कि वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आप जैसे जरूरतमंद स्टूडेंट्स को ये पहुंच सके। ठीक है, जब तक अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।